आपने जगरनॉट इस्तेमाल किया है? इंग्लिश में मतलब एक अंधी कुचल देने वाली ताकत जो रास्ते में आए उसे रौंद दे। हॉलीवुड में विलन का नाम है, बिजनेस की हेडलाइंस में आता है। अब उस शब्द की जन्म कुंडली सुनिए। ये जगन्नाथ है, पुरी के भगवान जगन्नाथ, जिनकी रात यात्रा को 1800 में एक स्कॉटिश मिशनरी ने इंग्लैंड और अमेरिका के पाठकों के लिए ब्लडी डेंजरस कल्ट बनाकर बेचा, ताकि भारत के सुधार के लिए चंदा और कानून दोनों मिले। शब्द बिगड़ा और दुनिया की डिक्शनरी में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आज का चैप्टर उसी मशीन का ब्यौरा है, पर इस बार गवाही हमारी नहीं, कॉलोनाइजर के अपने कागजों की। 1600 से 1853 तक के चार्टर, एक्ट और पार्लियामेंट की बहसें जस की तस। ये रिसीप्ट्स वाला एपिसोड है और कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। नमस्ते। इंडिया दैट इज भारत सीरीज का 8वां चैप्टर, यूरोपियन कॉलोनियलिटी एंड द इंडिक सिविलाइजेशन। पिछले एपिसोड में प्रेमिस साबित हुआ, भारत एक सिविलाइजेशन है। अब सवाल, उस सिविलाइजेशन के साथ वाइट यूरोपियन क्रिश्चियन कॉलोनाइजर ने असल में किया क्या? जवाब उसी की फाइलों से। 8 पड़ाव, नक्शा स्क्रीन के कोने में साथ चलेगा। पहले 3, कंपनी का जन्म और व्यापारी से संप्रभु बनने का सफर। बीच के 3, वो कानून जिनसे सुधार की मशीन खड़ी हुई। और आखिरी 2, पार्लियामेंट की बहसों की कच्ची आवाजें, मकौले समेत, और किताब का फैसला। पहले किताब का एजेंडा और उसकी कैविएट्स दोनों दर्ज कर लीजिए। ये चैप्टर और अगला दोनों का मकसद ग्लोबल और इंडियन कॉलोनियल अनुभव के बीच पैरेलल्स दिखाना और वो पॉलिटिको लीगल, रिलीजियस और सोशल ढांचा सामने रखना जो यूरोपियन कॉलोनाइजर ने खड़ा किया। क्योंकि 1919 तक के भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल सफ़र को इसी बैकग्राउंड में समझना होगा, तभी परख पाएंगे कि वो सफ़र इंडिक सिविलाइजेशन की कॉलोनियल परसेप्शन से प्रभावित था या नहीं। कैविएट 1, यूरोपियन कॉलोनाइजर कहते हुए किताब का फोकस ब्रिटिश पर है, क्योंकि टेरिटरी के फैलाव, राज की लंबाई, खड़े किए इंस्टीट्यूशंस, आज़ादी उन्हीं से मिलने और हमारी कॉन्शियसनेस पर आज भी जारी असर, हर पैमाने पर उन्हीं की कॉलोनाइजेशन सबसे कामयाब रही। कैविएट 2, यूरोपियन कॉलोनाइजर्स की राष्ट्रीयताएं और एडमिन अलग अलग थे, पर किताब एस्टैब्लिश्ड प्रेमिस पर चलती है। यूरोपियन कॉलोनियलिटी नेशनल पहचानों के आर पार एक ही थी। और तीसरी बात, इस एपिसोड का तरीका, वाटरशेड कानून, उनकी आसपास की लेजिस्लेटिव बहसें और स्कॉलरशिप। नतीजा जो दिखेगा, इंडिजिनस पहचानों का या तो डिस्टॉर्शन या कॉलोनाइजर के हाथों नई पहचानों की क्रिएशन, ऐसे मकसदों के लिए जो प्योरली पॉलिटिकल या सेक्युलर नहीं थे। 21 दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ पर एक चार्टर यानी शाही लाइसेंस जारी करती है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन के नाम। दुनिया इसे जानेगी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मकसद कागज पर भारत से सीधा व्यापार। असली धक्का, डर कि अगर इंग्लिश नहीं हिले तो ईस्ट के व्यापार पर स्पेनिश पकड़ की जगह डच ले लेंगे। और यहाँ किताब वो कड़ी जोड़ती है जो हमारी सीरीज एपिसोड 2 से जानती है। इस कंपनी का जन्म भी उन्हीं घटनाओं से निकला जो इंटरकेटरा ने शुरू की। 1493 का वो पेपर बुल, जिसमें भारत पोर्चुगल के हिस्से की नॉन क्रिश्चियन ज़मीनों में था, कॉलोनाइज, एनस्लेव, इवेंजलाइज करने के लिए। 1580 में पोर्चुगल के हक स्पेन को गए। फिर प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन ने पोप की अथॉरिटी हिलाई। डच स्पेन के खिलाफ उठे। 1595 से 99 के बीच जावा में स्पेन की मोनोपोली टूटी और डच मोनोपोली के डर से इंग्लिश कंपनी बनी। किताब की लाइन दर्ज कर लीजिए, भारत की यूरोपियन कॉलोनाइजेशन प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन से अछूती नहीं थी। यानी हमारी कहानी का पहला कागज ही थियोलॉजी की छाया में लिखा गया। चार्टर की शर्तें समझ लीजिए। कंपनी को मिला ज्यूरिस्टिक पर्सोना, यानी कानून की नज़र में एक व्यक्ति होने का दर्जा, और तय इलाकों में एक्सक्लूसिव व्यापार का हक। इंग्लैंड के अंदर से कोई कंपटीशन नहीं।
ताकि बाहर यूरोपियन से लड़ सके। मियाद 15 साल। क्राउन की मर्जी पर रिन्यूएबल। सॉवरेन ताकतें नहीं दी गई। प्लान था स्थानीय शासकों की इजाजत से ट्रेडिंग पोस्ट्स। स्टेज तैयार था। इंग्लिश बनाम डच ईस्ट इंडिया कंपनी फेस ऑफ का। 1623 में जावा में डच ने इंग्लिश कंपनी के मुलाजिमों को टॉर्चर करके मार डाला। इतिहास इसे अम्बोइना मैसेकर कहता है। और इस समेत कई वजहों से इंग्लिश कंपनी की मौजूदगी सिमटकर मुख्यतः भारत पर टिक गई। यहीं से ब्रिटिश कंसोलिडेशन शुरू। पहले ट्रेडिंग पोस्ट्स, फिर फैक्ट्रीज और मुलाजिमों की सुरक्षा के लिए किले। अब वो असम्पशन तोड़िए जो हम सबको पढ़ाया गया कि कंपनी तो बस व्यापारी थी, सिविलाइजिंग में उसकी दिलचस्पी नहीं थी। किताब एविडेंस रखती है। साल 1614, यानी अभी सूरत की फैक्ट्री भी नहीं है, कंपनी इंतजाम करती है भारतीयों की भर्ती हो ताकि वो अपने ही देशवासियों में गॉस्पेल यानी क्रिश्चियनिटी का संदेश फैलाए, और इन मिशनरीज की शिक्षा का खर्च कंपनी उठाएगी। और 1655 में कंपनी के डायरेक्टर्स ने अपनी अर्नेस्ट डिजायर लिख दी। स्क्रीन पर है। हर मुमकिन तरीके से इंडिया के लोगों में क्रिश्चियनिटी फैलाना। इसी से मिशनरीज को कंपनी के जहाज़ों पर जगह मिली। 1614 और 1655, ये दोनों तारीखें याद रखिए। 150 साल बाद यही इरादा कानून बनकर लौटेगा। पड़ाव 2, जब हीथन शब्द कानून की भाषा बन गया। 1661 में पोर्चुगल ने बॉम्बे ब्रिटिश क्राउन को दिया। 1668 में क्राउन ने कंपनी को। 1680 में तक कंपनी को इंग्लैंड में खुलकर ब्रिटिश एम्पायर बनाने का इंस्ट्रूमेंट माना जाने लगा। और 1683 के चार्टर ने पावर्स दी, जो स्क्रीन पर जस की तस है। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका की किसी भी हीथन नेशन से, यानी गैर ईसाई देश से, जंग और सुलह का ऐलान, फौज खड़ी करना और अपने किलों की हिफाजत में मार्शल लॉ चलाना। किताब उंगली रखती है। दुनिया का बंटवारा क्रिश्चियन और हीथन में। ये ब्रिटिश कॉलोनाइजर की रिलीजियस कॉन्शियसनेस का इंडिकेटर है, उसके अपने कानूनी डॉक्यूमेंट्स में। साथ में जो भी सॉवरेन पावर्स कंपनी कमाए वो क्राउन की तरफ से होंगी। एडमिरल्टी कोर्ट्स खड़ी करने का हक और 1686 तक मद्रास के लिए म्यूनिसिपल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इजाज़त। हिसाब लगाइए, एक व्यापारी के भारत में दाखिल होने के 90 साल से भी कम में उसके पास एक सॉवरेन ताकत के सारे ट्रैपिंग्स थे। और अगर आपको लगे कि हीथन बस कागजी ड्राफ्ट्समैन की आदत थी, तो 1683 का एक मुकदमा सुनिए। कंपनी ने एक इंग्लिश व्यापारी टॉमस सैंडीज पर केस किया। उसने बिना लाइसेंस सीधे इंडिया से व्यापार किया था। इंग्लैंड की किंग्स बेंच अदालत ने कंपनी की मोनोपोली बरकरार रखी, और वजहों में एक वजह ये थी, स्क्रीन पर है। किंग एक अच्छे क्रिश्चियन के तौर पर इन्फिडेल्स से, यानी काफिरों से, हमेशा के लिए एट वॉर माना जाता है, और ये हालत उसकी सारी प्रजा पर भी लागू होती है। तो क्रिश्चियन फेथ के डिफेंडर के नाते ये किंग का प्रेरोगेटिव, विशेषाधिकार था कि इस नॉर्मल रूल में किसे छूट दे। सिर्फ वही दुश्मन से, इन्फिडेल से व्यापार कर सकते थे जिन्हें किंग या कंपनी लाइसेंस दे। किताब का निष्कर्ष, कंपनी के चार्टर का चरित्र डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेसली क्रिश्चियन कॉलोनियल था। इन्फिडेल से कॉमर्स के वही नियम जो क्रिश्चियन फेथ से कंसिस्टेंट हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंग्लैंड की अदालत का दर्ज तर्क है। आगे की कॉरपोरेट कहानी तेजी से। कंपनी की एक्सक्लूसिव मलाई से जले इंग्लिश व्यापारियों का शोर बढ़ा। हाउस ऑफ कॉमन्स ने रेजोल्यूशन किया कि ईस्ट इंडीज से व्यापार सब इंग्लिश सब्जेक्ट्स का हक है जब तक पार्लियामेंट ना रोके। और 5 सितंबर 1698 के चार्टर से एक पैरेलल कंपनी बनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। पुरानी कंपनी ने चाल चली, नई की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई। जुलाई 1702 में क्वीन समेत 3 तरफा अग्रीमेंट हुआ, और दोनों मिलकर बनी द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड
ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। यही आगे की ईस्ट इंडिया कंपनी है। पर 198 का चार्टर इस कहानी में एक और वजह से अहम है। किताब के शब्दों में इसने कंपनी और ब्रिटिश पार्लियामेंट दोनों के कॉलोनियल इवेंजेलिकल इंटेंट को लिमिटेड येट कॉन्क्रीट शक्ल दी। वो धारा डालकर जिसे इतिहास द मिशनरी क्लॉज कहता है। शर्तें सुनिए। इंडियन फैक्ट्रीज में क्रिश्चियन क्लर्जी रखनी होगी। 500 टन या भारी हर जहाज पर चैपलिन। क्लर्जी 1 साल में पोर्तुगीज सीखे और क्रिटिकली जहां रहे वहां की नेटिव भाषा भी। किस लिए? चार्टर के अपने शब्द, ताकि कंपनी के या उसके एजेंट्स के जेंटू नौकरों और गुलामों को प्रोटेस्टेंट रिलीजन की शिक्षा दी जा सके। जेंटू यानी हिंदू के लिए तब की टर्म। किताब का सीधा निष्कर्ष, कम से कम अपने इंडियन मुलाजिमों में गॉस्पेल फैलाना कंपनी से एक्सपेक्टेड था। नेटिव को सिविलाइज करने के इंटेंट का प्रूफ और आने वाले सिस्टमैटिक अभियान का साफ इशारा। और 1726 के चार्टर से मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा में मेयर्स कोर्ट्स, जिनकी अपीलें गवर्नर से होते हुए किंग तक, यानी भारत की कॉलोनीज और क्राउन का लीगल ढांचा अब एक दूसरे में पिरो दिया गया। पड़ाव 3, नक्शे पर देखिए कि व्यापारी कैसे फैला। पश्चिम में सूरत, वही फैक्ट्री जिसके प्रोटेक्शन के लिए सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में झुका था। एपिसोड 6 का हुक याद कीजिए। दक्षिण पूर्व में मद्रास, जहां 1686 तक कंपनी अपना म्यूनिसिपल कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी। फिर बॉम्बे, पोर्चुगल से क्राउन को, क्राउन से कंपनी को 1668। और कैलकाटा, बंगाल में फोर्ट विलियम, जो आगे चलकर ब्रिटिश ताकत का एपिसेंटर बनेगा। ट्रेडिंग पोस्ट से किला, किले से अदालत, अदालत से कानून। और फिर वो 2 मैदान जिन्होंने व्यापारी का मुखौटा उतार दिया, प्लासी 1777, बक्सर 1764। इनके बाद बंगाल की दीवानी यानी रेवेन्यू वसूलने का हक कंपनी के हाथ में था। आखिरी बिंदु, विलोर 1806। अभी नक्शे पर बस दर्ज कर लीजिए, उसकी कहानी 1813 की बहस में आएगी। पर पहले बंगाल का वो अकाल जिसने लंदन तक का गणित बदल दिया। 1770 में बंगाल में अकाल और वॉरेन हेस्टिंग्स की गवर्नरशिप में बंगाल की आबादी का 5वां हिस्सा खत्म हो गया, जबकि कंपनी की ब्रेजन मुनाफाखोरी चालू रही। इसी के साथ प्लासी बक्सर की जीतों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट की आंखें खोली। ये व्यापारी कब का व्यापारी नहीं रहा, ये ईस्ट में ब्रिटिश सॉवरेंटी का एक्सटेंशन है, मोनोपोली के सहारे। और मौका दिया खुद कंपनी की कंगाली ने। अपने फिस्कल अफेयर्स के अबिस्मल मैनेजमेंट से टूटी कंपनी को ब्रिटिश सरकार से बेल आउट मांगना पड़ा। 4% पर 14 लाख पाउंड का लोन, 4 लाख पाउंड का पुराना कर्ज सस्पेंड, डिविडेंड पर 6% की सीलिंग और ट्रेजरी की छमाही स्क्रूटनी। बदले में पार्लियामेंट ने वो पास किया जिसे इतिहास रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहता है। कंपनी के पॉलिटिकल पर कतरे गए, क्राउन के थैले। गवर्नर जनरल का पद बना फोर्ट विलियम, बंगाल केंद्र। पहले गवर्नर जनरल वही हेस्टिंग्स, साथ में फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, तब के पीएम विलियम पिट के नाम पर ड्यूअल सिस्टम आया। नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और किंग की मर्जी से 4 प्रिवी काउंसिलर्स। कंपनी के नॉन कमर्शियल यानी पॉलिटिकल मामले देखेगा, डायरेक्टर्स सिर्फ कमर्शियल। फिर 1793 के एक्ट के टाइटल में पहली बार ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। 1800 में मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज में दूसरा सुप्रीम कोर्ट। और 1813 के एक्ट में क्राउन ने अपनी अनडाउटेड सॉवरेंटी, निस्संदेह संप्रभुता शब्दों में लिख दी। व्यापारी की कहानी यहां खत्म। अब संप्रभु की नीयत पढ़ेंगे। पड़ाव 4, 1813 का एक्ट और उसकी सेक्शन 33।
जो स्क्रीन पर जस की तस है। पर ये इस देश का ड्यूटी है कि इंडिया के नेटिव इन्हैबिटेंट्स के इंटरेस्ट और हैप्पीनेस को प्रमोट करें। ऐसे कदम उठाए जाएं जिनसे उनमें यूजफुल नॉलेज और रिलीजियस और मॉरल इंप्रूवमेंट का प्रवेश हो, और कानून से पूरी सुविधाएं मिले उन लोगों को जो इन बेनेवोलेंट डिजाइन्स, परोपकारी इरादों को पूरा करने के लिए इंडिया जाना और वहां रहना चाहें। किताब कहती है, ये ब्रिटिश क्रिश्चियन टॉलरेशन पॉलिसी का सक्सिंक्ट कैप्चर है, एपिसोड 4 वाली। एक हाथ से नेटिव्स के अपने रिलीजन के फ्री एक्सरसाइज की लिप सर्विस, दूसरे हाथ से उनका रिलीजियस एंड मॉरल इंप्रूवमेंट यानी सिविलाइजिंग, कानून की ड्यूटी। और वो पर्सन्स कौन थे जो इन बेनेवोलेंट डिजाइन्स के लिए इंडिया में रहेंगे। लिटरेचर भी बताती है और एक्ट की बाकी धाराएं भी। क्रिश्चियन मिशनरीज, सेक्शंस 39 से 54। ब्रिटिश इंडिया में चर्च एस्टैब्लिशमेंट की इलैबोरेट स्कीम, कलकत्ता में एक बिशप और कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे के लिए 3 आर्चडीकन्स। और सेक्शन 43, सालाना कम से कम 1 लाख रुपए लिटरेचर के रिवाइवल और नेटिव्स में साइंसेस के ज्ञान के इंट्रोडक्शन और प्रमोशन के लिए, जिसमें किताब वो कॉलोनियल बिलीफ पढ़ती है कि साइंस यूरोप की पैदाइश है। 1614 और 1649 का इरादा याद है? वो अब क्राउन और पार्लियामेंट के मैंडेट वाला क्रिश्चियन इकोसिस्टम बन चुका था। 1813 के पीछे की खींचतान भी किताब खोलती है। मिशनरी ग्रुप्स की बरसों की परसिस्टेंट मेहनत इस एक्ट के पीछे थी, और उनकी कन्विक्शन ये थी कि भारत के लोगों की हालत का सुधार एक एसेंशियल शर्त से बंधा है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन। और कंपनी जो अब तक मिशनरी एक्टिविटी को रोकती रही, वो रिलीजियस न्यूट्रलिटी या सेक्युलरिज्म से नहीं, मर्केंटाइल प्रैग्मेटिज्म से, धंधे का हिसाब। किताब की 2 टुक लाइन उस दौर की किसी भी स्ट्रेन ऑफ व्यूज को, किसी को भी नेटिव फेथ सिस्टम्स में नॉन इंटरफेरेंस उनके बिलीफ्स के रिस्पेक्ट की वजह से मंजूर नहीं थी। ऊपर से इंग्लैंड की घरेलू लड़ाई भारत में आ गिरी। चर्च ऑफ इंग्लैंड बनाम प्रोटेस्टेंट डिसेंटर्स, यानी ऑफिशियल चर्च से असहमत प्रोटेस्टेंट धड़े। 1793 में विलियम कैरी और जॉन थॉमस जैसे डिसेंटिंग मिशनरीज बंगाल पहुंचे। 1811 तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स को डर था कि इंग्लैंड में ही कोई माइनॉरिटी ना रह जाए। नतीजा, किताब के शब्दों में, कॉम्पिटिटिव इवेंजलिज्म, हर ग्रुप ज्यादा कन्वर्ट्स जीतकर सोल हार्वेस्टिंग, अपनी गॉस्पेल निष्ठा साबित करे। और भारत में ज्यादा मिशनरी एक्टिविटी पर दोनों सहमत। 1811 में विलियम विल्बरफोर्स, ब्रिटिश पॉलिटिशियन, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन, का प्रपोजल आया कि कंपनी मिशनरी एक्टिविटीज फाइनेंस करे। तब हार गया। एंग्लिकन चर्च को डिसेंटर्स के बढ़ने का डर था, कंपनी को धंधे का। और कंपनी के डर की एक वजह वो भी थी जो नक्शे पर दर्ज की थी। वेल्लोर 1806, 370 की गैरिसन में 200 मौतें। इंडियन सिपाहियों की बगावत, इस आशंका पर कि कंपनी उन्हें जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाने पर तुली है। 1811 से 1813 के बीच कोरस बढ़ा। और प्रीटेक्स्ट सुनिए, भारत में मिनिस्टर्स और चैपलन्स कम हैं, इसीलिए वहाँ यूरोपियंस का ग्रॉसली इमोरल बिहेवियर पनप रहा है। और उनकी इमोरलिटी का इल्ज़ाम कन्वीनियंटली नेटिव हीथन आबादी के माथे, जो फंडामेंटली और इनहेरेंटली इमोरल ठहरी। यानी बहाना यूरोपियंस की बदचलनी, निशाना इंडियंस का कन्वर्जन, जिन्हें उनके अंधकार और शैतान पूजा से बचाना था। और इस केस को बेचने के लिए हिंदू बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस का डिमोनाइजेशन हुआ। यही हुक वाली कहानी लौटती है। क्लॉडियस ब्यूकैनन, स्कॉटिश क्लर्जीमैन और मिशनरी, जिसकी राइटिंग्स इंग्लैंड और अमेरिका में बेहद पॉपुलर थी। किताब क्रेडिट देती है तड़वे व्यंग्य में। जगन्नाथ शब्द को जगरनॉट में करप्ट करने का श्रेय उसी को है, और रात यात्रा को इस्तेमाल करके हिंदुइज्म को अ ब्लडी, वायलेंट, सुपरस्टिशियस एंड बैकवर्ड रिलीजियस सिस्टम के तौर पर पेश करने का भी, जिसे मिटाकर गॉस्पेल से रिप्लेस करना था। साथ में सती की प्रेवलेंस की ब्रेजन एग्जैजरेशन। चार्टर रिन्यूअल की तारीख जैसे जैसे पास आई, ब्यूकैनन और उसके जैसे प्रचारकों ने ब्रिटिश पब्लिक
और लॉ मेकर्स के एक बड़े हिस्से को कायल कर लिया। कॉन्ट्रास्ट गढ़कर मुनाफाखोर कंपनी बनाम मिशनरीज की क्रिश्चियन फिलैंथ्रोपी। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में ब्रिटिश चर्चेस से सैकड़ों पिटिशंस पहुंची। प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियन नॉलेज इन इंडिया की फर्वेंट अपीलें। स्टेज तैयार था। 19 फरवरी 1813 विल्बरफोर्स फिर उठे और स्कॉटलैंड की मिशनरी सोसाइटी की ये पिटिशन पार्लियामेंट में रखी। स्क्रीन पर उसके अपने शब्द। उन देशों के नेटिव्स लंबे समय से डिप्लोरेबल इग्नोरेंस की हालत में हैं और सबसे डिग्रेडिंग और हॉरेबल किस्म के आइडोलेट्रस और सुपरस्टिशियस रिवाजों के आदी। इंडिया की हालत ब्रिटन्स और क्रिश्चियंस की ह्यूमैनिटी के सामने सबसे अर्जेंट दावे रखती है और हाउस से प्रार्थना कि चार्टर रिन्यू करने वाले किसी भी बिल में ये लॉफुल बनाया जाए कि पिटिशनर्स इंडिया के नेटिव्स को क्रिश्चियनिटी के बेनिफिट्स दे सकें। किताब कहती है इस पिटिशन को क्लोज और केयरफुल पढ़ना चाहिए क्योंकि इसकी परतें आज भी रेलेवेंट है। यही यूरोपियन कॉलोनियलिटी की डीप रूटेड क्रिश्चियन बुनियाद है जिसने उसे उस सिविलाइजिंग ग्लोबल मिशन का अटूट यकीन दिया जिसने दुनिया भर के नॉन क्रिश्चियन सिस्टम्स को यहाँ इंडिक ओईटी को अफेक्ट किया। और सबसे चुभने वाली बात किताब के शब्दों में 1800 में ब्यूकैनन के गढ़े स्टीरियोटाइप्स जो विल्बरफोर्स की पिटिशन की बुनियाद बने सनातना धर्मा के फॉलोअर्स का आज भी रिलेंटलेसली पीछा करते हैं, भारत में भी और उस वेस्ट में भी जो बाकी दुनिया को डाइवर्सिटी और टॉलरेशन का हिपोक्रिटिकल उपदेश देता है। क्रिश्चियन ओईटी ने वाइट मैन सेवियर कॉम्प्लेक्स खड़ा करने में सब्सटैंशियल योगदान दिया है जिसने दुनिया का भला कम नुकसान ज्यादा किया है। नतीजा कंपनी का चार्टर रिन्यू हुआ, इवेंजेलिकल ऑब्लिगेशन समेत, और डोमिनेंट व्यू कोई मुहावरा नहीं। प्रपोजल 89 के मुकाबले 36 वोटों की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीता। साथ में ब्रिटिश सरकार को कंपनी और भारत दोनों पर ज्यादा कंट्रोल मिला। 1813 की मिशनरी क्लॉजेस एक माइलस्टोन थी जिनके बाद भारत में मिशनरी एक्टिविटी किताब के शब्द में फीवरिश हो गई। एंग्लिकन चर्च और प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस दोनों को कंपनी की पेट्रोनेज के साथ ज्यादा एक्सेस पार्लियामेंट और क्राउन के मैंडेट पर। और यही किताब वो लाइन लिखती है जो इस पूरे एपिसोड का हासिल है। फ्रैंकली इसके बाद ब्रिटिश सेक्युलरिज्म पर किसी और चर्चा की जरूरत ही नहीं क्योंकि जो भी सरकार, खासकर कॉलोनियल सरकार, किसी कॉलोनाइज समाज के पास एक ऐसे विदेशी थियोलॉजी पर आधारित सिविलाइजिंग मिशन लेकर जाए जिसकी प्रेमिस ही उस समाज के फेथ और वर्ल्ड व्यू की बार्बरिज्म और इमोरलिटी हो, वो खुद को सेक्युलर कहलाने की उम्मीद रीजनेबली नहीं कर सकती। उसकी रिलीजियस मोटिवेशंस इससे साफ हो ही नहीं सकती थी। एक सेकंड रुकिए, जगरनॉट की जन्म कुंडली आज आपने देख ली। अब सोचिए ऐसा कोई और शब्द, कोई और फॉर्मेट जानते हैं जो कॉलोनियल डिमोनाइजेशन से निकली हो और आज तक हमारी या दुनिया की जबान पर चल रही हो? कमेंट में लिखिए। अगले एपिसोड्स में ऐसे कई शब्दों की कुंडली खुलने वाली है। पड़ाव 5, रिफॉर्म की मशीन। पहले एक छोटा पर बोलता हुआ नमूना, इंडियन बिशप्स एंड कोर्ट्स एक्ट 1823, एक ही कानून जिसके तहत बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर बना और उसी में इंडिया में सेवा दे चुके बिशप्स और आर्च डीकन्स की पेंशन्स का इंतजाम भी। किताब का तंज जस का तस, रिलीजियस और सेक्युलर का इससे ज्यादा इनकॉन्ग्रुअस बेमेल मिश्रण नहीं मिलेगा। पर ब्रिटिश कॉलोनाइजर को शायद अटपटा लगा ही नहीं क्योंकि उसका सेक्युलरिज्म आखिरकार क्रिश्चियन सेक्युलरिज्म था। 1813 की मिशनरी क्लॉज का असर था भारत को रिफॉर्म करने का इवेंजेलिकल प्रोजेक्ट जिसकी नींव ब्यूकैनन और बाकी मिशनरीज का डिमोनाइजेशन पहले ही रख चुका था। उसी मूवमेंट की सीधी पैदाइश बंगाल सती रेगुलेशन 1829। और यहाँ किताब डॉक्टर मीनाक्षी जैन की स्कॉलरली किताब सामने रखती है, सती, इवेंजेलिकल्स, बैप्टिस्ट मिशनरीज एंड द चेंजिंग कॉलोनियल डिस्कोर्स, जिसने इस कानून
और हिंदू समाज की मिलिशियस रिप्रेजेंटेशन के बीच का सीधा नेक्सस पकड़ा है। सती को सोप बॉक्स बनाकर, यानी भाषण देने का मंच, सिविलाइजिंग मिशन को लेजिटिमाइज किया गया। जैन क्रेडिबली दिखाती है साते की प्रैक्टिस की प्रेवलेंस उसके आसपास भी नहीं थी जितनी मिशनरीज ने बताई। मकसद था ब्रिटिश पब्लिक को शौक और मोटिवेट करना, मिशनरी काम के लिए घर पर फंड्स जुटाना और 1813 में मिशनरी क्लॉज पास करवाना। उनका दूसरा नुकीला सवाल, ये मेरे कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि हिंदू समाज के सारे इल्स कैलकटा या बंगाल के आसपास ही पाए जाते थे, जो ब्रिटिश सत्ता की सीट भी थी और तब के बिशप की भी। और तीसरी बात, साती को एड्रेस करना हिंदूज और हिंदुइज्म को डेमोनाइज किए बिना भी मुमकिन था। टैगोर परिवार का तरीका इसका सबूत है, पर मिशनरीज का मकसद ही अटैक का स्प्रिंगबोर्ड था। और फिर किताब सीधे पाठक की तरफ मुड़ती है। तो मैं भी आपसे वही पूछूंगा, जस का तस, क्या 1800 के मिशनरीज का हिंदू समाज, उसके फेथ, कल्चर और इंस्टीट्यूशंस की तरफ अप्रोच आज के हिंदूज और हिंदुइज्म की रिप्रेजेंटेशंस में मिरर होता है, खुद हिंदूज के हाथों भी और दूसरों के भी? अगर जवाब हाँ है, तो क्या ये मान लेना रीजनेबल नहीं कि वजह इनग्रेन्ड कॉलोनियलिटी है और पीढ़ी दर पीढ़ी नेटिव्स के हाथों भारत के वर्ल्ड व्यू के कॉलोनियलाइज्ड वर्जन्स है? पड़ाव 6, अगस्त 1833 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी चार्टर एक्ट 1833, जिसने किताब के शब्दों में ब्रिटेन की भारत कॉलोनाइजेशन पर ऑफिशियल मुहर लगाई। स्क्रीन पर सार है, कंपनी अब सारी ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज और प्रॉपर्टी क्राउन की ट्रस्टी की तरह रखेगी। उसके सारे प्रिविलेजेस 1854 तक, और 22 अप्रैल 1854 के बाद उसे अपना कमर्शियल धंधा फटाफट समेटना है, प्रॉपर्टीज बेचकर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब कंपनी के हर एक्ट को कंट्रोल करेगा। पॉलिटिकल और कमर्शियल का फर्क खत्म। सेक्शन 39 से बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल, पूरे ब्रिटिश इंडिया पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स, पहले जीजी ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंक। और सेक्शन 53, जिस पर किताब उंगली रखती है, लॉ कमीशन बनेगा, जो कानूनों की कॉडिफिकेशन करते हुए ध्यान रखेगा एक्ट के अपने शब्द, डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट्स, डिफरेंस ऑफ रिलीजन and the manners and opinions prevailing among different races. Caste और race, दोनों कैटेगरीज की कॉलोनाइजर के एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर में इससे बड़ी एंट्री क्या होगी? और ये इमेंस सिग्निफिकेंस की बात है, क्योंकि 1834 के पहले लॉ कमीशन का चेयरमैन था थॉमस बैबिंगटन मकॉले, जिसकी सिफारिशों से निकले इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, एविडेंस एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वही ढांचे जिनमें से कई आज भी हमारे साथ है। सेक्शन 87, कोई नेटिव रंग, वंश या धर्म की वजह से ऑफिस के लिए इनकेपेबल नहीं। सिविल सर्विसेज का प्रीकर्सर, इसे थोड़ी देर में मकॉले की अपनी आवाज में सुनेंगे। और सेक्शन 89 और 94, दो और बिशप्स, मद्रास और बॉम्बे कैलकाटा के बिशप के अधीन, जो अब मेट्रोपॉलिटन बिशप इन इंडिया है, और खुद आर्कबिशप ऑफ कैंटरबरी की सुपरिंटेंडेंस ने। किताब का निष्कर्ष, हम सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट की जो भी समझ रखते हों, 1833 के ये प्रोविजंस खुद कहानी कहते हैं। भारत में स्टेट के हाथों चर्च की एस्टैब्लिशमेंट, और अगर प्रोविजंस पूरी कहानी ना कहे तो बहसें कहती है बिना किसी इक्विवोकेशन या अपोलोजिया के। चलिए अब वही सुनते हैं। पड़ाव 7, अब बहसों की कच्ची आवाजें जस की तस, क्योंकि यही इस चैप्टर की रीढ़ है। 13 जून 1833, चार्ल्स ग्रैंट पार्लियामेंट में मिशनरी एक्टिविटी और सोशल रिफॉर्म के अगुआ पैरोकारों में विल्बरफोर्स के हम ख्याल साथी। पहले वो चार्ल्स ग्रे को अप्रूवल से कोट करते हैं, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, जिन्हें उम्मीद थी कि भारत के विविध लीगल सिस्टम्स का कंसोलिडेशन होगा जैसे जैसे नेटिव क्रिश्चियंस, ब्रिटिश एंड कॉलोनियल पर्सन्स एंड फॉरेनर्स की संख्या बढ़ेगी।
अ रिजल्ट विच मस्ट ग्रेजुअली टेक प्लेस, यानी लीगल एकरूपता का रास्ता भी कन्वर्जन से होकर। फिर ग्रांट ने यूरोपियंस के इंडिया में बसने की सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव रखा और गवाही में लॉर्ड विलियम बेंटिंक का 3 मई 1829 का मिनट पढ़ा। बेंटिंक के देखे शुभ संकेत सुनिए, स्क्रीन पर है। नेटिव्स यूरोपियन साइंसेस और आर्ट से अटैच हो गए हैं, हमारी भाषा सीख ली है, हमारी लग्जरीज इस्तेमाल करते हैं। कैलकाटा में उनके सबसे सीक्रेट फेस्टिवल्स के सेलिब्रेशन तक में बड़ा बदलाव दिखता है। जो पहले भिखारियों और ब्राह्मण्स में बंटता था, वो अब यूरोपियंस के ऑस्टेंटेशियस एंटरटेनमेंट पर खर्च होता है और बेकार खैरात घट गई है। हाईएस्ट कास्ट्स के स्टूडेंट्स जानवरों की चीरफाड़ करते हैं, इंसानी कंकाल की हड्डियां छूते हैं। दिल्ली और आगरा में इंग्लिश पढ़ने की बेचैनी है। ये सब उसे प्रोग्रेस दिखा। और ग्रांट के जो रेजोल्यूशंस हाउस ऑफ कॉमन्स से 17 जून 1833 को लॉर्ड्स के पास गए, उनके तीसरे का अंत जस का तस ब्रिटिश पोजेशंस की सरकार कंपनी को सौंपी जाए, इन मकसदों से कॉमर्स का विस्तार, गुड गवर्नमेंट और इंडिया के लोगों का मॉरल एंड रिलीजियस इंप्रूवमेंट, कानून का स्टेटेड पर्पस। उनके अपने शब्दों में 10 जुलाई 1813 के शेफील्ड के एमपी जेम्स सिल्क बकिंगहैम। गौर कीजिए, ये कंपनी का आलोचक है, इंडियन से हमदर्दी रखने वाला, और फिर भी उसकी हर लाइन में वही चश्मा। पहले उसका कंपनी पर हमला जस का तस, फिस्कल रेपेसिटी में, यानी लगान की हवस में। ये उन मोहम्मदन से भी आगे निकल गए जिनके राज की जगह इन्होंने ली। उसने गिनाया, कुरान के हवाले से आधी उपज लेने का नियम था, पर कंपनी की क्रिश्चियन सरकार ने उससे भी ज्यादा निचोड़ा, हर एकड़ पर एब्सोल्यूट प्रोप्राइटरशिप का दावा करते हुए। और फिर वो लाइन जो पूरी बहस का आईना है, स्क्रीन पर है। लगान और जुल्म से मजबूर होकर हिंदुस्तान के किसान अपनी वेदियां और घर दोनों छोड़कर मैसूर के राजा के इलाके में जा बसे। वहां एक हीदन और इन्फिडल की सरकार के अंडर वो रहम पाने जो उन्हें इंडिया कंपनी की क्रिश्चियन गवर्नमेंट के अंडर नहीं मिला था। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, 1833 का। एक काफिर राजा का राज, क्रिश्चियन कंपनी से ज्यादा रहमदिल। बकिंगहैम का दूसरा हमला हुक की कहानी को पूरा करता है। कंपनी का सबसे बड़ा दावा था, हमने जीता जरूर, पर लोगों के रिलीजियस यूजेजेस की इज्जत की, उनकी अबॉमिनेशंस तक टॉलरेट की। बकिंगहैम ने असलियत रखी जस की तस। जहां नेटिव सुपरस्टिशन से छेड़छाड़ में मुनाफा नहीं था, वहां उन्हें फलने फूलने दिया, पर जहां कमाई थी, वहां उनके रिलीजन की सैंक्टिटी तोड़ने में उतना ही कम स्क्रूपल जितना खजाने लूटने में। सबूत में उसने कर्नल फिप्स की गवाही पढ़ी, बंगाल आर्मी का ऑफिसर जो पुरी के मंदिर पर तैनात रहा था। ब्रिटिश सरकार ने जगन्नाथ की तीर्थ यात्रा को सैंक्शन दिया, पिलग्रिम्स पर टैक्स लगाकर। ब्रिटिश कलेक्टर स्टेट के टैक्स के ऊपर एक और टैक्स वसूलता, जो बाद में पुरहारीज और पांडास को इस हिसाब से बांटा जाता कि कौन कितने पिलग्रिम्स को यात्रा के लिए एंटाइज कर लाया, यानी पर पिलग्रिम कमीशन कंपनी के खाते से। और अब बकिंगहम के अपने शब्दों की चीरफाड़ कीजिए, क्योंकि इंडियंस के पक्ष में बोलते हुए भी उसने कहा, जस का तस, ये इंडियन मोलोक के ब्लडी श्राइन तक पिलग्रिम्स पहुंचाने का ऑर्गेनाइज सिस्टम था। आइडल मिशनरीज की एक फौज, क्रिश्चियन मिशनरीज से कहीं बड़ी, कंपनी की सरकार से पेड, हर उस पिलग्रिम पर हेड भुगतान जो वुडन गॉड के आगे झुकने लाया गया। वुडन गॉड यानी भगवान जगन्नाथ। इंडियन मोलोक बाइबल का वो देवता जिसे बच्चों की बलि से जोड़ा जाता है। शिकायत के बीच भी शब्दावली ब्यूकैनन की, और साथ में मातम। बिशॉप्स अब तक एक्चुअल कन्वर्शन में कुछ कर नहीं पाए। मिशनरीज को कंपनी से रुकावटें मिली, जबकि आइडल वर्शिपर्स रैपिड प्रोग्रेस पर हैं। क्रिश्चियन रूलर्स के राज में किताब की याद दहानी, यही थी उस दौर की सबसे हमदर्द आवाज भी।
और फिर उसी दिन 10 जुलाई 1833 खड़ा हुआ वो आदमी जिसका नाम इस सीरीज में बार बार आएगा, थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। उसकी स्पीच को किताब लंबा कोट करती है और आखिर में लिखती है, कॉलोनियल कॉन्शियसनेस का इससे थरो कैप्चर मुमकिन नहीं। तो हम भी पूरा सुनेंगे। पहला हिस्सा, कानून की कोडिफिकेशन। उसकी एनालॉजी, मुगल सत्ता गिरने के बाद का इंडिया वैसा है जैसा रोमन एम्पायर गिरने के बाद का यूरोप। कई लीगल सिस्टम साथ साथ, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, पारसी लॉ, इंग्लिश लॉ, परपेचुअली मिंगलिंग, वेरिंग विद द पर्सन, वेरिंग विद द प्लेस। वेस्टमिंस्टर के नियमों से मुकदमा चले, बनारस के नियमों से फैसला हो। फिर इंडिजिनस कानून पर हिकारत की गवाहियां जो उसने सबूत की तरह पेश की। सर विलियम जोन्स ने कहा था कि किसी हिंदू एक्सपोजिटर के भरोसे कानून का पॉइंट तय करना उसकी कॉन्शियंस गवारा नहीं करती। सर फ्रांसिस मैकनेथन के मुताबिक ये डिल्यूजन है कि हिंदूज किसी नोन और फिक्स्ड लॉ में जीते हैं। टेक्स्ट्स हर सवाल के हर साइड पर मिल जाते हैं। एक जज ने मकौले को बताया कि जिला कोर्ट का फैसला अब मेयर लॉटरी है। एक सिविल सर्वेंट ने कि भागी हुई डांसिंग गर्ल को कोई जज मालिक के पास लौटा देता है, कोई आज़ाद कर देता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द टेम्पर ऑफ द इंडिविजुअल जज। निचोड़ मकौले का, जो एडमिनिस्टर हो रहा है वो लॉ नहीं, अ काइंड ऑफ रूड एंड कैप्रिशियस इक्विटी है। इसलिए उसका फॉर्मूला जो स्क्रीन पर है और जो आने वाले हर एपिसोड में गूंजेगा, यूनिफॉर्मिटी वे यू कैन हैव इट, डाइवर्सिटी वे यू मस्ट हैव इट, बट इन ऑल केसेस सर्टेनिटी। और कोड कौन बनाएगा? यहां मकौले की ऑनेस्टी डरावनी है। ऐसा काम बर्बरता के युग में नहीं हो सकता, आज़ादी के युग में बड़ी मुश्किल से होता है। ये काम स्पेशली उस सरकार का है जैसी इंडिया की है। उसके अपने शब्द, एन एनलाइटेंड एंड पैटर्नल डेस्पोटिज्म, एक प्रबुद्ध पितृसत्तात्मक तानाशाही। नेपोलियन जैसा एक दिमाग, बहस करने वाली असेंबलीज नहीं। यानी भारत के लीगल डाइवर्सिटी की जगह सर्टेनिटी, एक डिस्पोटिज्म के हाथों। यही 1833 का लॉ कमीशन है, यही आईपीसी की जन्म कुंडली। स्पीच का दूसरा हिस्सा वो नोबल क्लॉज था कि कोई नेटिव रंग, वंश या धर्म से ऑफिस के अयोग्य नहीं होगा, जिस पर मकौले ने कहा जिंदगी के आखिरी दिन तक गर्व रहेगा। पर उसकी दलील गौर से सुनिए। ये फिलैंथ्रोपी नहीं थी, हिसाब था। जस का तस, ये सबसे बचकानी एम्बिशन है। ऐसी डोमिनियन चाहना जो किसी के कंफर्ट में कुछ ना जोड़े। टू ट्रेड विथ सिविलाइज्ड मैन इज इन्फिनिटली मोर प्रॉफिटेबल दैन टू गवर्न सैवेजेस। सिविलाइज्ड इंसानों से व्यापार सैवेजेस पर राज से इन्फिनिटली ज्यादा फायदेमंद है। बेहतर है वो अपने राजाओं के अंदर हों, पर हमारा ब्रॉड क्लॉथ पहने, हमारी कटलरी से काम करे, बजाय इसके कि इंग्लिश कलेक्टर्स को सलाम करे पर खरीदने लायक ना हो। फिर उसने बर्नर के हवाले से पोस्ता का किस्सा सुनाया, अफीम की वो खुराक जो इंडिया के टायरेंट्स किसी काबिल आदमी को रोज देते थे ताकि वो कुछ महीनों में हेल्पलेस इडियट बन जाए, और ऐलान किया इंग्लिश नेशन पूरी कम्युनिटी को पोस्ता नहीं पिलाएगी। ऐसी पावर किस काम की जो वाइस, इग्नोरेंस और मिजरी पर टिकी हो, उस रेस पर जो उसके शब्दों में स्क्रीन पर है, डिबेस्ड बाय 3000 years ऑफ डेस्पोटिज्म एंड प्रीस्टक्राफ्ट है। 3000 साल की तानाशाही और पुरोहित प्रपंच से गिरी हुई नस्ल। ये उसकी तारीफ थी, क्लॉज के पक्ष में बोलते हुए। और अंत, जो साम्राज्य के सपने का सबसे नंगा बयान है। हो सकता है हमारे सिस्टम से इंडिया का पब्लिक माइंड फैले, यूरोपियन नॉलेज में इंस्ट्रक्टेड होकर वो किसी फ्यूचर एज में यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस मांगे। वो दिन कभी आए तो इट विल बी द प्राउडेस्ट डे इन इंग्लिश हिस्ट्री, क्योंकि सेप्टर छिन सकता है, जीत बेवफा हो सकती है, पर एक एम्पायर है एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑल नेचुरल कॉजेज ऑफ डिके। द इम्पेरिशेबल एम्पायर ऑफ आर आर्ट्स एंड आर मॉरल्स, आर लिटरेचर एंड आर लॉज। कभी ना मिटने वाला साम्राज्य, कलाओं, मॉरल्स, साहित्य और कानूनों का। किताब का फैसला इस स्पीच पर जस का तस, कॉलोनियल कॉन्शियसनेस का सार इतनी थरली पकड़ा गया है
कि मैं इसमें सुधार नहीं कर सकता। अगली बार जब कोई कहे रेलवेज तो दी, उसे ये स्पीच सुनाइए। 19 जुलाई 1833। बहस इस पर कि इंडिया में चर्च का ढांचा कितना बढ़े। आवाज़ें स्क्रीन पर हैं। फिंच, रिलीजन की एडवांसमेंट के लिए इंडिया में एस्टैब्लिश्ड चर्च चाहिए। ओड्वायर और रुथवेन ने विरोध किया। पर गौर कीजिए इस आधार पर, ये पूरे ब्रिटिश टेरिटोरी में चर्च एस्टैब्लिशमेंट फैलाने का प्रेसिडेंट बनेगा। सब डिनोमिनेशंस को बराबर रखना ज़्यादा फेयर होगा। इंग्लैंड खुद अपने चर्च एस्टैब्लिशमेंट के बोझ तले ग्रोनिंग है। भारत के फेथ की इज्जत किसी की दलील में नहीं। लॉर्ड मॉरपेथ, काम और इलाके के हिसाब से 3 बिशप ज़्यादा नहीं, और एस्टैब्लिश चर्च का रखरखाव नेशनल कंसर्न है, ब्रिटिश के लिए भी और उसके शब्द जस के तस इंडिया के पेगन और रादर सेमी पेगन इन्हेबिटेंट्स के लिए भी। और कटलर फर्गसन, जिसने ये तक कहा कि इंडिया में बिशप्स प्रोफेशनल मेहनत से नहीं, क्लाइमेट से मरे, उसका सबसे बोलता वाक्य इंडिया के इन्हेबिटेंट्स को सिर्फ उस गवर्नमेंट का ही नहीं, उस गवर्नमेंट के रिलीजन का खर्च भी उठाने पर मजबूर करने में कोई हार्डशिप नहीं है। जिनकी जमीन, उनसे उनके सुधार का बिल भी वसूलो। ये रिकॉर्ड पर है। 26 जुलाई 1833। बकिंघम फिर उठा, इस बार इंडियन से चर्च का खर्च वसूलने के खिलाफ, और उसने वो सवाल पूछा जो आज भी बहस में फेंकने लायक है। जस का तस, हम क्या कहते अगर हिंदूज और मोहम्मडन्स हमारा देश जीतकर अपने पंडित्स और मुल्लास के एस्टैब्लिशमेंट्स बढ़ाते और क्रिश्चियंस से उनका खर्च वसूलते? या अगर मशहूर ब्राह्मण राम मोहन रॉय, जो इन दिनों इसी देश में है, यहाँ एक पेगन श्राइन खड़ा करके इंग्लैंड के क्रिश्चियन से उसके सपोर्ट का चंदा उगाते? यही तो उसने कहा ये बिल इंडिया के नेटिव्स के साथ कर रहा है। उसने बिशप्स की पालकी पॉम्प का नक्शा खींचा, लग्जोरियस पैलनकिन इंसानों के कंधों पर, जिनके पास हम्बल नेटिव फटक भी नहीं सकता, बनाम सेरमपोर के मिशनरीज जो गांवों में जाकर लोगों की जबान में बात करते हैं। और प्रिंसिपल रखा, हर रिलीजन का खर्च वही उठाए जो उसमें बिलीव करते हैं, जैसे अपोस्टोलिक एज में था। साथ में वो एनेक्डोट जो कलोनियल एस्टैब्लिशमेंट की मानसिकता को एक तस्वीर में पकड़ लेता है। बॉम्बे में प्रेस्बिटेरियन चैपल पर स्टीपल यानी शिखर मीनार बनने लगा तो बिशप मिडल्टन ने अड़कर विरोध किया। स्टीपल्स सिर्फ एस्टैब्लिश चर्च का हक है, और ये उस देश में बकिंघम के शब्द जस के तस, जहां हिंदूज चाहें तो पगोडास बनाते जाए चांद छूने तक, और मोहम्मडन्स अपनी मिनरेट्स उठाते जाए तारों में खोने तक। किसी क्रिश्चियन बिशप को परवाह नहीं। पर किताब की असली बात इसके बाद आती है। यही बकिंघम, इंडियंस का सबसे बड़ा हिमायती, मानता था कि इंडिया के 2 सबसे बड़े रोग हैं, एक्सेसिव टैक्सेशन और एक्सेसिव इग्नोरेंस, जो उन्हें सुपरस्टिशन और उसकी ओडियस बुराइयों का शिकार बनाती है। और उम्मीद जताता था कि इन्फेंटिसाइड और दूसरी ह्यूमन सैक्रिफाइसेस जैसी मर्डरस राइट्स और रिवोल्टिंग अबॉमिनेशंस पूरी तरह खत्म हो। यानी किताब का निष्कर्ष, जो आवाज़ें इंडियंस के हक में बोलती दिखीं, वो भी भारत के क्रिश्चियनाइजेशन की ज़रूरत की कायल थीं। और आखिरी एक्सचेंज, जो सब धर्मों की बराबरी वाली ब्रिटिश कहानी का पर्दा गिरा देता है। आयरिश एमपी रिचर्ड शील ने प्रस्ताव रखा, सब फॉर्म्स ऑफ वर्शिप को गवर्नमेंट की बराबर प्रोटेक्शन मिले। आखिर इंडिया के 8 लाख क्रिश्चियंस में 6 लाख रोमन कैथलिक्स हैं, जिनके 8 बिशप्स का खर्च एक विदेशी पोर्चुगीज सरकार उठा रही है। स्कॉटिश चर्च को स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दी गई, तो आरसी को क्यों नहीं? चार्ल्स ग्रांट का जवाब सुनिए, जस का तस, क्योंकि यही असली नियत है। शील का क्लॉज टू जनरल एंड इंडेफिनिट है, क्योंकि सब फॉर्म्स ऑफ वर्शिप की प्रोटेक्शन में तो उसके शब्द स्क्रीन पर हैं। इवन द आइडोलेट्रस क्रीड ऑफ द हीथन सेक्ट्स आ जाएंगे, जिनमें से कई ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन मांगना तो दूर, उन्हें सप्रेस करने की सबसे स्ट्रेन्यूअस कोशिशों की लाउडली मांग करते हैं, जैसे वो जहां ह्यूमन विक्टिम्स की बलि होती हैं।
और साथ में ये प्रोटेस्टेंट रिलीजन का प्राइड होगा कि वो अपनी मोरालिटी की सुपीरियर टोन से कन्वर्ट्स बनाए। यानी बहस थी क्रिश्चियंस के अलग अलग दृढ़ों की बराबरी पर, और हीथन के लिए प्रस्ताव था सप्रेशन का। किताब का निष्कर्ष बिना लाग लपेट भारत को विभिन्न क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस के सोल हार्वेस्टिंग के लिए फर्टाइल टेरिटरी माना गया, जहां सबको वन ट्रू रिलीजन के चैंपियन होने की होड़ का लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए था। 1833 के एक्ट का एक प्राइमरी इंटेंट डिबेट्स की गवाही पर स्टेट सपोर्ट से भारत में क्रिश्चियनिटी की नींव लॉन्ग टर्म यूरोपियनाइजेशन प्रोजेक्ट के जरिए। एक सेकंड रुकिए, आज आपने जो सुना वो मेरी राय नहीं थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट का अपना रिकॉर्ड था। 1683 की अदालत से 1833 की बहसों तक। अब खुद से पूछिए, जो कहानी हमें पढ़ाई गई कि ब्रिटिश राज धर्म के मामले में न्यूट्रल था, इन कागजों के बाद उसमें क्या बचता है? कमेंट में लिखिए। और अगर कोई इन कोट्स पर शक करे तो हर एक की तारीख और सोर्स इसी वीडियो में है। पड़ाव 8, 1853 का ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, इस चैप्टर का आखिरी कानून। 3 बदलाव। अब चार्टर की कोई 20 साल मियाद नहीं। ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज कंपनी के पास क्राउन के लिए इन ट्रस्ट रहेंगी जब तक पार्लियामेंट अदरवाइज ना कहे। गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काम अलग हुए। 12 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। और तीसरा, सबसे दूरगामी, इंडियन सिविल सर्विस की परिकल्पना, जिससे 1854 में इंडियन सिविल सर्विस पर मैकॉले कमेटी बनी। और किताब इस एक्ट की सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन यही मानती है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसका हिस्सा बनने की इंडियन एलीट एस्पायर करे। गौर कीजिए, ये एपिसोड 6 की उसी बात की कानूनी शक्ल है। यूरोपियन कॉलोनियलिटी तलवार से कम, एस्पिरेशन से ज्यादा चलती थी, और इसके पीछे की कॉलोनियल कॉन्शियसनेस पार्लियामेंट में कैटेगोरिकली बोली गई। 2 अप्रैल 1855 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अर्ल ऑफ डर्बी, तब के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, पहले उनकी प्रगति रिपोर्ट, जिस चीज को वो इंडिया के मोस्ट लीडिंग ऑब्जेक्ट्स में गिनते हैं। 1813 में कंपनी की सर्विस में चर्च ऑफ इंग्लैंड के सिर्फ 31 चैपलन्स थे। 1832 में एक बिशप और 75 क्लर्जीमैन, अब 3 बिशप्स और 130 चैपलन्स, स्कॉच चर्च के मिनिस्टर्स अलग। ये पीएम के लिए गर्व का पहला आंकड़ा था, इग्नोरेंस और सुपरस्टिशन के पहाड़ से लड़े हुए। साथ में 1843 में स्लेवरी का उन्मूलन और पीनल कोड पर लॉ कमीशन की मेहनत भी गिनाई। और फिर भविष्य का सपना, जो स्क्रीन पर जस का तस है, क्योंकि यही कॉलोनियल प्रोजेक्ट का सेल्फ इमेज है। इंडियंस को धीरे धीरे अपने इंटरनल अफेयर्स सौंपे जाएं ब्रिटिश अथॉरिटी के कंट्रोल में, ताकि वो उस अथॉरिटी की इज्जत करना सीखें, उसकी नकल करना सीखें, और मुझे उम्मीद है उससे आगे भी निकलें। और अगर सदियों बाद, बट सेंचुरीज मस्ट फर्स्ट इलैप्स, ब्रिटिश डोमिनियन हमारे ही हाथों गिर भी जाए, तो भी ये इस जैसे नेशन के लायक अचीवमेंट होगी कि हमने नेटिव आबादी को इग्नोरेंस, सुपरस्टिशन और डिबेसमेंट की उस हालत से रेस्क्यू किया जिसमें हमने उसका बड़ा हिस्सा डूबा पाया, और उन्हें उन लॉज और प्रिंसिपल्स के साथ आज़ाद किया जिनके लिए वो इस देश के प्रति ग्रैटिट्यूड रखें। गुलामी भी ऐसी जिसका एहसान माना जाए। पीएम के शब्द। 19 अप्रैल 1892 जेसी हैरिस की शिक्षा रिपोर्ट। 1823 में ब्रिटिश सरकार के बनाए सिर्फ 2 एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट्स थे, कैलकाटा का मोहम्मदन कॉलेज और बनारस का संस्कृत कॉलेज। 1835 में 14, 1852 में अकेले बंगाल और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में करीब 40, और बीच में 1835 मोड ऑफ इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन में एक वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। वो चेंज क्या था, अगले एपिसोड का दिल है। मकौले का नाम याद रखिए। साथ में हैरीज ने भी वही इक्लीसियास्टिकल गिनती दोहराई। 1812 के 31 चैपलिन से 3 बिशप्स और 130 चैपलिन्स तक, स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन के लिए एक्सर्शंस के सबूत के तौर पर। फिर हेनरी गूलबर्न, कंजर्वेटिव एमपी,
जिसने पूरी कहानी को उसकी शुरुआत से जोड़ दिया। 1833 का मिशनरी क्लॉज 1698 के चार्टर के ओरिजिनल क्लॉज का ही कंटिन्यूअम है, जिसमें स्पेसिफिक इंजंक्शन थी कि हर गैरिसन में आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी से अप्रूव्ड मिनिस्टर हो जो नेटिव भाषा सीखे। चार्टर के शब्द जस के तस, so as to convert the Hindus and introduce among the inhabitants of India a purer faith। और गुलबर्ग का अपना यकीन, इंडिया का एम्पायर हमें बड़े मकसदों के लिए सौंपा गया है, ना वैनिटी के लिए ना दौलत के लिए, बल्कि इस हाई मॉरल ड्यूटी के लिए, स्प्रेडिंग ओवर अ हीदन कॉन्टिनेंट द नॉलेज ऑफ दैट ट्रूथ। एक हीदन महाद्वीप पर उस सत्य का ज्ञान फैलाना। गवाही में उसने सर थॉमस मनरो तक को खींचा, कैरेक्टर ऊंचा करो वरना बेहतर है हम देश से एक्सपेल कर दिए जाएं। और गूलबर्न का निष्कर्ष, मनरो की इच्छा रिलीजन की ट्रूथ फैलाए बिना पूरी हो ही नहीं सकती। साथ में फन फैक्ट, उसकी स्पीच से राजपूत से सत्ती एक ऑफिसर ने छुड़वाई, यानी बदलाव मुमकिन था बिना डीमनाइजेशन के भी। और आखिरी गवाह विरोधी पक्ष से रॉस डॉनेली मैंगल्स, जो इंडिया में क्रिश्चियन एस्टैब्लिशमेंट की स्टेट सपोर्ट के खिलाफ था। पर उसकी दलील सुनिए, वो सिंसियरली एंग्शियस था कि क्रिश्चियनिटी की ब्लेसिंग्स इंडिया के लोगों तक पहुंचे। बस मानता था कि सरकार खुद कन्वर्जन में उतरी तो अ ग्रेट बॉडी ऑफ हिपोक्रेट्स पैदा होंगे, फेवर के लिए दिखावटी क्रिश्चियन, जबकि मिशनरीज की फ्री प्रीचिंग से जो हर डिनोमिनेशन बिना रोक टोक कर रही है, ऐसे सिंसियर कॉन्वर्ट्स बने हैं जितने हाउस के मेंबर्स। किताब का पॉइंट, ये डिसेंट खुद सबूत है कि ब्रिटिश इंडियन सरकार मिशनरी काम में एक्टिवली मदद कर रही थी, और मैंगल्स की पोजीशन भी बस क्रिश्चियन टॉलरेंस थी, गॉस्पल की आज़ाद खेती, स्टेट की देखरेख में। बहस क्या पर कभी थी ही नहीं, सिर्फ कैसे पर थी। तो किताब का निष्कर्ष, और ध्यान दीजिए ये निष्कर्ष कोट्स पर खड़ा है, राय पर नहीं। 1493 के इंटर कैटेरा से प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन तक की घटनाओं का भारत के यूरोपियन कॉलोनाइजेशन पर साफ असर था, ब्रिटिश समेत। और उनकी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस और इवेंजेलिकल इंटेंट 1600 से 1853 तक के लीगल इंस्ट्रूमेंट्स में और उनके इर्द गिर्द की बहसों में एक्सप्रेसली इन नो अनसर्टेन टर्म्स दर्ज है। इसलिए किताब के शब्दों में विदाउट रिजर्वेशन कहा जा सकता है, प्रोसेलिटाइज करने की क्रिश्चियन ऑब्लिगेशन और ब्रिटिश कॉलोनाइजर के सिविलाइजिंग एटीट्यूड की ये इनएक्सट्रिकेबल एनमेशिंग, यानी अटूट गुंथाई, मैटर ऑफ फैक्ट है, सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं। एक बार फिर, फैक्ट नॉट ओपिनियन, कागज खुद बोलते हैं। और इसी का सीधा असर पड़ा कॉलोनाइजर की इंडिक फेथ सिस्टम्स और सोसाइटल स्ट्रक्चर्स की समझ पर, और उसकी एजुकेशन और लैंग्वेज पॉलिसीज पर। चलते चलते वापस उस शब्द पर, जगरनॉट। अब जब भी सुने याद रखिए, वो एक मशीन की मुहर है जिसका ब्यौरा आज आपने कागजों से सुना। डीमनाइज करो, कानून बनाओ, रिफॉर्म कहो, और बिल नेटिव से वसूलो। फर्गसन के शब्दों में, कोई हार्डशिप नहीं। आज के एपिसोड से 3 चीजें घर ले जाइए। 1600 का चार्टर भी थियोलॉजी की छाया में लिखा गया। रेफॉर्मेशन से कंपनी तक की सीधी लकीर 1813 और 1833। सेक्युलर राज की कहानी उन्हीं के कागजों से खारिज। और मकौले का फॉर्मूला, यूनिफॉर्मिटी, सर्टेनिटी, इनलाइटेंड डेस्पोटिज्म, जो आगे हर एपिसोड में लौटेगा। जो किताब में है वही यहाँ था, कोट्स जस के तस, तारीखों समेत। अगला एपिसोड सेक्शन 2 का क्लाइमैक्स है, और शायद पूरी सीरीज का सबसे विस्फोटक चैप्टर, क्रिश्चियन कॉलोनियल कॉन्शियसनेस, द हिंदू रिलीजन, कास्ट, ट्राइब एंड एजुकेशन। हिंदुइज्म नाम का पैकेज किसने बनाया? कास्ट आज वाली शक्ल में कहाँ खड़ी गई? आर्यन इन्वेजन थ्योरी की कुंडली, और हैरीज वाला वो 1835 का चेंज। मकौले का एजुकेशन मिनट। सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, क्योंकि अगली बार बात हमारे अपने घर की है। हमारे नाम, हमारी जातियाँ, हमारे स्कूल।